रात काली थी और कैथल की जंगली जमीन पर मौत का साया मंडरा रहा था। 14 अक्टूबर 1240 की मध्य रात्रि, जब चांद खून की तरह लाल था। रजिया सुल्तान, दिल्ली की पहली और एकमात्र सुल्ताना, अपने पति मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया के साथ एक पेड़ के नीचे छिपी थी। उनकी सेना बिखर चुकी थी। उनका सबसे विश्वास पात्र साथी जमालुद्दीन याकूत अब उनके साथ नहीं था। वह पहले ही भटिंडा के युद्ध में मारा जा चुका था। चारों ओर तलवारों की चमक और कातिलों की आहट। एकाएक एक तलवार हवा में चमकी, रजिया की ओर बढ़ी। खून की एक बूंद धरती पर गिरी। क्या यह रजिया सुल्तान का अंत था, या वह अंधेरे में गायब हो गई एक रहस्य बनकर? उसकी कहानी, साहस, प्रेम और विश्वासघात की कहानी हिंदुस्तान के इतिहास में आग की तरह जलती है। लेकिन यह कहानी केवल उसकी नहीं थी। यह उस हिंदुस्तान की कहानी थी जो युद्ध, विद्रोह और बदलाव की आग में तप रहा था। रजिया का जन्म 1205 में बदायूं में हुआ था, जब दिल्ली सल्तनत अपनी नींव मजबूत कर रही थी। वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जो एक तुर्की गुलाम से सुल्तान बने थे। उनकी मां कुतुब बेगम कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थीं और इल्तुतमिश की मुख्य पत्नी थीं। उस समय हिंदुस्तान एक खंडित देश था। उत्तर में राजपूत शासक जैसे मेवाड़ के राणा रायमल तुर्की शक्तियों के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। 1206 में कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने चिहालगनी 40 तुर्की अमीरों के समूह के समर्थन से सत्ता हासिल की। दक्षिण में काकतीय और होयसल साम्राज्य अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। 1210 के आसपास, जब रजिया बचपन में थी, मंगोल आक्रमणों की छाया उत्तर पश्चिम में गहरा रही थी। इल्तुतमिश सल्तनत को इन बाहरी खतरों से बचाने में जुटे थे। इस अस्थिरता के बीच रजिया अपने पिता के साथ दरबार में रहती थी। वहां उसने तलवारबाजी, घुड़सवारी और शास्त्रों की शिक्षा ली। इल्तुतमिश ने कहा था, रजिया में वह आग है जो साम्राज्य को बचा सकती है। इस समय एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति रजिया के जीवन में प्रवेश कर रहा था, जमालुद्दीन याकूत, एक अबिसीनिया योद्धा जो सल्तनत की सेना में तेजी से उभर रहा था। याकूत गुलाम मूल का था, लेकिन उसकी वफादारी और साहस ने उसे इल्तुतमिश का विश्वास पात्र बनाया। रजिया और याकूत की मुलाकात युद्ध प्रशिक्षण और दरबारी बैठकों में होती थी और उनके बीच एक गहरा विश्वास पनपने लगा। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह विश्वास प्रेम में बदल गया, लेकिन यह उस समय के समाज में एक खतरनाक रिश्ता था। इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा नासिरुद्दीन महमूद उनकी पहली पसंद था, लेकिन 1229 में उसकी अचानक मृत्यु हो गई। उनके अन्य बेटे जैसे रुकनुद्दीन फिरोज भोग विलास में डूबे थे और शासन के लिए अयोग्य थे। 1231 में जब इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान पर गए, उन्होंने रजिया को दिल्ली की प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी। रजिया ने इतनी कुशलता से शासन किया कि इल्तुतमिश ने उसे अपनी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस दौरान याकूत उनकी सेना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। वह घुड़सवार सेना का हिस्सा था और रजिया के साथ रणनीतिक चर्चाओं में शामिल होता था। उनकी नजदीकी ने दरबार में अफवाहें शुरू कर दी। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन को ताज पहनाया गया, लेकिन उसका शासन अराजकता में डूब गया। रजिया ने जनता और कुछ वफादार अमीरों का समर्थन हासिल किया। वह खुलेआम दरबार में पुरुषों के कवच में प्रकट हुई और उसकी आवाज में शक्ति थी। मैं तुम्हारी सुल्ताना हूं, न्याय मेरा हथियार है और यह ताज मेरा हक। याकूत उसका समर्थन करने वालों में सबसे आगे था। उसी समय हिंदुस्तान के अन्य हिस्सों में भी अस्थिरता थी। बंगाल में स्थानीय शासक तुर्की सल्तनत के खिलाफ विद्रोह की योजना बना रहे थे और दक्षिण में काकतीय रानी रुद्रमा देवी शासन की तैयारी कर रही थीं। रजिया का सुल्ताना बनना एक ऐसे हिंदुस्तान की कहानी थी जो बदलाव के कगार पर था। जमालुद्दीन याकूत एक अबिसीनियाई हबशी योद्धा था जिसे इल्तुतमिश ने अपनी सेना में शामिल किया था। वह गुलाम मूल का था, लेकिन उसकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता ने उसे सल्तनत में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। याकूत घुड़सवार सेना का एक कुशल योद्धा था और रजिया के शासनकाल में उसे अमीर आखुर घुड़सवार सेना का प्रमुख बनाया गया। यह उस समय का एक बड़ा पद था जो तुर्की अमीरों के लिए आरक्षित माना जाता था। रजिया और याकूत के बीच का रिश्ता गहरा था। इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने तबकात-ए-नासिरी में लिखा कि याकूत रजिया का सबसे विश्वसनीय सहयोगी था। कुछ फारसी इतिहासकार जैसे इसामी ये सुझाव देते हैं कि उनका रिश्ता प्रेम में बदल गया था। रजिया अक्सर याकूत के साथ रणनीति बनाती थी
और वह उसका सलाहकार और रक्षक बन गया। लेकिन यह रिश्ता तुर्की अमीरों के लिए अस्वीकार्य था। उस समय के हिंदुस्तान में जहां नस्लीय और सामाजिक भेदभाव प्रबल था, एक गैर तुर्की गुलाम मूल के व्यक्ति का इतना करीब होना अपमान माना गया। उसी समय दक्षिण में होयसल शासक सामाजिक तनावों से जूझ रहे थे और बंगाल में विद्रोह बढ़ रहे थे। रजिया का याकूत को बढ़ावा देना एक क्रांतिकारी कदम था, लेकिन इसने कुलीनों में आग भड़का दी। रजिया ने अपने 4 साल के शासन 1236 से 1240 में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी, जो उस समय के शासकों में असामान्य था। वह पुरुषों के वेश में बाजारों और गलियों में घूमती थी। याकूत अक्सर उसके साथ होता था। उसकी सुरक्षा और सलाहकार के रूप में उसने करों को कम किया और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सड़कों का निर्माण करवाया। उसने मदरसों और पुस्तकालयों को प्रोत्साहन दिया, जिससे दिल्ली सल्तनत एक बौद्धिक केंद्र बनने लगी। वह स्वयं युद्ध के मैदान में उतरी, जैसे भटिंडा और लाहौर के अभियानों में। याकूत उसकी सेना का नेतृत्व करता था और उनकी जोड़ी युद्ध में अजेय मानी जाती थी। याकूत जैसे गैर तुर्की लोगों को उच्च पद देकर उसने नस्लीय भेदभाव को चुनौती दी। उसके ये कदम उस समय के हिंदुस्तान में क्रांतिकारी थे। उसी समय दक्षिण में काकतीय साम्राज्य व्यापार और कला को बढ़ावा दे रहा था और राजपूत शासक अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने में जुटे थे। रजिया का शासन एक मशाल था, जो यह दिखा रही थी कि एक महिला भी साम्राज्य को नई दिशा दे सकती है। लेकिन याकूत के साथ उसकी नजदीकी ने कुलीनों को और भड़काया। 1240 में भटिंडा के गवर्नर मलिक इख्तियारुद्दीन ने याकूत की नियुक्ति के खिलाफ विद्रोह कर दिया। रजिया ने इस विद्रोह को दबाने के लिए भटिंडा की ओर कूच किया, लेकिन वहां याकूत मारा गया। इस हार ने रजिया को कमजोर कर दिया। भटिंडा में हार के बाद रजिया ने मलिक इख्तियारुद्दीन से समझौता किया और उससे विवाह कर लिया। इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया एक तुर्की अमीर था, जो शुरू में रजिया का विरोधी था। इतिहासकारों का मानना है कि यह विवाह रणनीतिक था, ताकि रजिया भटिंडा का समर्थन हासिल कर सके और अपने सिंहासन को वापस ले सके। याकूत की मृत्यु के बाद रजिया का इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया के साथ कोई प्रेम संबंध नहीं था। यह एक राजनीतिक गठजोड़ था। कुछ किंवदंतियां कहती हैं कि इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया रजिया के प्रति वफादार हो गया, लेकिन उनके बीच कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था। रजिया का दिल शायद याकूत के साथ था, जिसकी मृत्यु ने उसे गहरा सदमा दिया। अल्तुनिया ने रजिया के साथ दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उनकी संयुक्त सेना कमजोर थी। अब उस रात की सच्चाई। 14 अक्टूबर 1240 को कैथल, हरियाणा में रजिया और अल्तुनिया विद्रोहियों से घिर गए। उनके भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह ने चिहालगनी अमीरों और स्थानीय जाट विद्रोहियों को उकसाया था। रजिया की सेना हार चुकी थी। मध्य रात्रि को विद्रोहियों ने उन पर हमला किया। एक तलवार ने रजिया के सीने को चीर दिया और अल्तुनिया भी मारा गया। उनकी मृत्यु का कारण था बहराम शाह द्वारा रचित षड्यंत्र, जो रजिया के सिंहासन को हथियाना चाहता था। स्थान था कैथल का जंगल और समय था रात 12 बजे। मिनहाज उस सिराज की तबकात ए नासिरी पुष्टि करती है कि रजिया मारी गई। उनकी कब्र कैथल में मानी जाती है, हालांकि इसका सटीक स्थान आज भी रहस्य है। याकूत की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अल्तुनिया, जो अब रजिया का पति था, उसके साथ अंत तक रहा। रजिया की मृत्यु के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह ने 1240 से 1242 तक शासन किया, लेकिन उसका शासन कमजोर और अस्थिर था। चिहालगनी अमीरों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और सल्तनत में अराजकता बढ़ी। 1242 में बहराम की हत्या के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह सुल्तान बने, लेकिन मंगोल आक्रमणों ने सल्तनत को और कमजोर किया। 1246 में नासिरुद्दीन महमूद, रजिया का भतीजा, सुल्तान बना और गरियासुद्दीन बलबन के नेतृत्व में सल्तनत ने स्थिरता हासिल की। लेकिन रजिया का सपना, न्याय और समावेश का साम्राज्य, कभी पूरा नहीं हुआ। उसी समय दक्षिण में काकतीय और होयसल साम्राज्य अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में सफल रहे और मंगोलों का खतरा बढ़ता रहा। रजिया की मृत्यु के समय समकालीन विश्व नेताओं के प्रत्यक्ष उद्धरण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उस समय वैश्विक संचार सीमित था, लेकिन इतिहासकारों ने उनके बारे में लिखा। मिनहाज उस सिराज ने
तबकात ए नासिरी में रजिया को न्यायप्रिय और बुद्धिमान बताया, लेकिन यह भी कहा कि उसके लिंग ने उसके शासन को कमजोर किया। फारसी इतिहासकार ईसामी ने रजिया को शेरनी कहा, जो पुरुषों की दुनिया में डटी रही। बाद के इतिहासकार जैसे फरिश्ता ने उसे एक प्रेरणादायक शासक माना। समकालीन हिंदुस्तान में राजपूत और दक्षिणी शासकों ने रजिया की कहानी को एक महिला की साहसिकता के रूप में देखा, जो बाद में रुद्रमा देवी जैसे शासकों के लिए प्रेरणा बनी। आधुनिक इतिहासकार जैसे रोमिला थापर रजिया को भारतीय इतिहास में लैंगिक समानता की प्रतीक मानते हैं। रजिया सुल्तान की कहानी हिंदुस्तान के उस दौर की कहानी है जब सत्ता, विश्वासघात और बदलाव की हवाएं हर कोने में बह रही थीं। याकूत और अल्तुनिया उसके जीवन के दो महत्वपूर्ण पुरुष थे। एक उसका विश्वास और शायद प्रेम, दूसरा उसका रणनीतिक साथी। उसने साबित किया कि साहस और बुद्धि किसी भी बाधा को पार कर सकती है। उसकी गलतियां उसे मानवीय बनाती हैं, लेकिन उसकी उपलब्धियां उसे अमर। 14 अक्टूबर 1240 की उस रात जब तलवार ने उसका सीना चीरा, रजिया मरी नहीं, वह इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए जीवित हो गई। रजिया सुल्तान एक ऐसी आग जो हिंदुस्तान के दिल में हमेशा जलती रहेगी।